हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा मॉडर्न फिजिक्स का थर्ड और लास्ट पार्ट होने वाला है फाइनल लैब सीरीज का। तो इस सीरीज में यार हम पूरी जेई मेन की फिजिक्स कर रहे हैं। पूरी मतलब हम ऑलमोस्ट 100% सिलेबस करेंगे। बाकी मैंने तुम्हें इसका इंट्रो बता दिया है कि हमें इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो वो इंट्रो वीडियो जरूर देख लेना अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो इसमें हम जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जेई मेन की पूरी फिजिक्स करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे एडवांस के लिए ही रेलेवेंट है, मेन के लिए रेलेवेंट उतने नहीं है, तो उनको हम स्किप करेंगे और मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ पर हम क्या कैसे कर रहे हैं। तो हम जेई मेन के लिए स्पेसिफिकली ये लेक्चर्स हैं तुम्हारे लिए। और ऐसे लेक्चर्स यूट्यूब पे और अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरह की सीरीज का ये फॉर्मेट डिसाइड किया और इसको तुम्हारे लिए यहाँ पे अवेलेबल कराया यूट्यूब पे। तो ठीक है, ये तुम्हारे लिए अगर तुम जेई मेन 2025 एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होने वाली है। इसके अलावा हम इसमें ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम जो कि जेई मेन में आज तक पूछी गई है या जेई मेन पूछ सकता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये किससे किसके लिए सही हो सकती है यार? देखो, अगर तुम जेई मेन 2025 एस्पिरेंट हो या जेई 2025 एस्पिरेंट हो, मतलब अगर जेई 2025 एस्पिरेंट हो तो जेई मेन को भी तुम ऑब्वियसली टारगेट कर ही रहे हो। तो अगर तुम उसके लिए रिवीजन करना चाह रहे हो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट सीरीज है। इसके अलावा अगर तुम किसी टॉपिक को फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना चाह रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हारे लिए ये परफेक्ट सीरीज है, क्योंकि इसमें हम जेई मेन के लिए जितना भी सफिशिएंट है सारी चीजें हमने की हुई है। हाँ, एडवांस के लिए इस टॉपिक के लिए तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा इसके अलावा, बट जेई मेन के लिए ये मोर देन इनफ है। और अगर तुम केवल प्रैक्टिस के पर्पज से आए हो कि तुम्हें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, टाइप वाइज पीवाईक्यूज तुम्हें मिल जाए और एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो वो भी तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा। और नोट्स के पीडीएफ तो तुम डाल ही सकते हो, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और उससे तुम फिर वहां जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चंस मैं हर टाइप का ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो क्लास में भी कवर कराता हूँ, तो ऑलमोस्ट 50% पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ करेंगे लास्ट 5 ईयर के। और बचे 50% जो सिमिलर होते हैं वो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ। तो इस सीरीज के फीचर्स यही है यार कि देखो, सबसे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे एक चैप्टर के, जिससे तुम्हारा वो टॉपिक जेई मेन के लिए एकदम रेडी हो जाए। ठीक है, लास्ट 5 ईयर जेई मेन रिवाइज करेंगे। उसके अलावा हम जितनी भी प्रॉब्लम जेई मेन में आज तक उस टॉपिक में पूछी गई है वो करेंगे। उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम विद इन विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं भी अपने टाइम पे किया करता था। ठीक है, इसके अलावा ये तुम्हारे लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है टू गेट 99% 99 प्लस परसेंटाइल इन जेई मेन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। और ये जो लोग चैनल पे नए हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन, तो मैं करंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ आईआईटी बीएचयू वाराणसी में। और टीचिंग मेरा पैशन है, इसलिए मैं यूट्यूब पे ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो और एक चीज़ और यार, कि अगर तुम इसी टाइप का सिमिलर सीरीज तुम ढूंढ रहे हो केमिस्ट्री के लिए, तो मेरे एक फ्रेंड का चैनल है केमिस्ट्री बाय AIR 1। उसका मैंने तुम्हें लिंक कम्युनिटी में डाल दिया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वहां पर वो भी सिमिलर टाइप की सीरीज करा रहा है फॉर केमिस्ट्री, रैंक बूस्टर सीरीज के नाम से, तुम उसमें देख सकते हो जा करके। और केमिस्ट्री के लिए भी तुम सिमिलर सीरीज फॉलो कर सकते हो। चलो, तो मॉडर्न फिजिक्स जैसा कि मैंने तो बताया था कि 10% वेटेज है इसका फिजिक्स में, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 4% तुम्हारा डुअल नेचर ऑफ मैटर है जो कि हमने पार्ट 1 ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में कवर किया था। फिर बचा 6% मैंने तुम्हें बताया था एटॉमिक प्लस न्यूक्लियर है। और शायद पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बोला था कि ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ, ऑलमोस्ट इक्वल हुआ करता था पहले। पहले क्योंकि तुम्हारा ये न्यूक्लियर में ना काफी सारी चीजें अब न्यूक्लियर से हटा दी गई। पहले न्यूक्लियर का मेजर पार्ट हुआ करता था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को अब जेई मेन के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसलिए अब एटॉमिक का वेटेज 6% में ज्यादा है। हालांकि ये तो कांस्टेंट ही रहा है, मतलब देखने को यही मिला है आगे कि थोड़ा ही ऊपर नीचे हुआ है। बाकी एटॉमिक क्वेश्चन बढ़ा दिया अगर रेडियो एक्टिविटी हटाया हटाया तो इन्होंने। तो ये है। और न्यूक्लियर फिजिक्स का तुम्हारा इस 6 में से मान के चलो 2% के आसपास होगा और 4% तुम्हारा एटॉमिक का। तो हम 4% तो कर ही चुके हैं। बचा हुआ 2% भी आज निपटाते हैं, जल्दी हो जाएगा ये भी। न्यूक्लियर फिजिक्स जो तुम्हारा बच रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टॉपिक्स की। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये तीनों टॉपिक्स है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। फिर एटॉमिक फिजिक्स में मैंने तुम्हें बताया था ये सारे टॉपिक्स हैं और इसको भी हम कवर कर चुके हैं सेकंड वीडियो में। तो अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके जल्दी से देख लेना यार, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारा सबसे हाई वेटेज वाला टॉपिक है फिजिक्स में, जितने भी चैप्टर्स है उसमें से। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसको आज हम कवर करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम देख सकते हो यार, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें बेसिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और उसके बाद फिर हम क्यू वैल्यू पर आएंगे। तो ये अगर इतना जो पार्ट है तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी तक, ये 50% वेटेज कवर करता है न्यूक्लियर फिजिक्स का। क्योंकि देख सकते हो पिछले 5 साल में 17 क्वेश्चन इससे आए हैं, और ऐसे ही पिछले 5 साल में 18 क्वेश्चन आए तुम्हारे क्यू वैल्यूज से। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पार्ट है, वो भी 50% तुम्हारा कवर करता है। तो आज ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो और इसके अलावा तुम्हारा एक चीज और है, थ्योरेटिकल टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी मत पढ़ना, बुक्स में तुम्हें वो भी मिल जाएगा, बट रेडियो एक्टिविटी अब सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा एक टॉपिक और है न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उनकी थ्योरी पढ़ लेना यार, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन शायद पूरे जितने भी पेपर तुम्हारे होंगे किसी एक शिफ्ट में, किसी एक शिफ्ट में तुम्हारा पूछ लिया जाए, दोनों अटेम्प्ट मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो एक आध क्वेश्चन शायद आ जाए, मुश्किल है वो भी। अगर आ गया तुम्हें वो भी करना है तो तुम उसके लिए न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन की थ्योरी एक बार किसी बुक से पढ़ लेना। बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा वो कर लेना, बाकी मेन चीजें तो यही है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये टॉपिक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर।
कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल है भी नहीं इसकी, वो उतनी जा भी नहीं सकते, बट हाँ इसको डिस्कस करेंगे हम। उसके अलावा फिर साइज ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस पे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूक्लियस का साइज हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। फिर बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी यहीं पे तुम्हारा मास डिफेक्ट और वो सारी चीजें आएंगी कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस वगैरह क्या होता है, जो मैंने तो बताया, अभी आगे देखेंगे। फिर आ जाएगा तुम्हारा क्यू वैल्यू, रिएक्शन वाला पार्ट, न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, जिससे तुम्हारा मैंने तो बता दिया ऑलरेडी 50% वेटेज इसका है, 50% ये। और ये फिजन फ्यूजन इसके तुम मैं कहूंगा किसी बुक से देख लेना, अगर तुम्हें देखना है तो पिछले 5 साल में एक क्वेश्चन आया यार, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस ऐसे क्वेश्चन आए, बट अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन तुम्हें करना है तो तुम वहां से जाके देख सकते हो, ये हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। एक मिनट, न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस बेसिकली बहुत ही छोटा होता है साइज में, और जैसा कि हमने बात करी थी कि वो एटम के सबसे इनर मोस्ट रीजन में होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई तुम्हारे, एक तो होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं तुम्हारे प्रोटॉन्स, ठीक है। और कंबाइनली इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। अब ये चीज तो बेसिक चीजें हैं यार, तुम्हें पता ही होगी कि न्यूट्रॉन तुम्हारा इसका चार्ज जीरो होता है, जीरो चार्ज होता है। तो इस पर चार्ज जीरो होता है और इस पर +1 यूनिट का चार्ज होता है, तो ये चार्ज होता है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो तुम्हें पता है प्लस ई चार्ज होता है बेसिकली, है ना, प्लस ई, +1 बोल दिया था मैंने। और ई कितना, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तुम्हें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही प्रोटॉनिक चार्ज भी बराबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। चलो ठीक है। अब दो तीन चीजें हैं। एक तो होता है तुम्हारा जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, इसको कई लोग कंफ्यूज करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इसकी सही डेफिनेशन बोलोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, P+ लिखूंगा मैं प्रोटॉन्स को, ठीक है, तो इससे समझ जाना, इन स्पीशीज, ठीक है। तो एक स्पीशीज में कितने प्रोटॉन्स हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब तुम लोग ये बोलोगे कि हाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बराबर होते हैं, तो देखो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन जो बराबर होते हैं वो होते हैं तुम्हारे न्यूट्रल स्पीशीज में, ठीक है। तो अब जैसे तुम देखो सोडियम की बात कर लो, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये बात तो सही होगी। अब अगर मैं सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट कर दूं और एक इलेक्ट्रॉन में से निकालू, Na+ बना दूं, तो अब इसमें बचे कितने, 11 प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 10 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद ये, एक सेकेंड, 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद देखो 10 एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है तुम्हारा, नियॉन का होता है। तो क्या इसका मैं Z = 10 बोल सकता हूँ अब, नहीं ना, इसका एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा। तो आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई बेसिकली, है ना। एक हमने भले ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसमें अब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, है ना। बट प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही रहे, वो 11 ही रहे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उससे डिफाइन होता है एटॉमिक नंबर, उससे तुम स्पीशीज को डिफाइन करते हो। जैसे 11 नंबर की एटॉमिक नंबर की स्पीशीज है सोडियम, ये अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि Z = 10 हो गया, Z = 10 तो नियॉन का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन स्पीशीज। हाँ, इसको तुम ये बोल सकते हो साथ साथ कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है, ठीक है, वो लिख लेना अपने आप से। तो ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाँ, अगला होता है तुम्हारा मास नंबर, ठीक है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, मास नंबर। ये क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया, न्यूट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि देखो तुम्हें भी ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, जिसको हमने पढ़ा 9.1 × 10⁻³ ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अगर हम मास नंबर के टर्म्स में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में बात करें, तो ये चीजें तुम्हें पता होंगी, केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ी होंगी। प्रोटॉन का मास होता है 1 U, 1 U या 1 AMU, जो भी बोलना चाहो, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यू भी बोलते हैं, AMU भी बोलते हैं। और वही सेम तुम्हारा न्यूट्रॉन का भी तुमने अभी तक पढ़ा होगा, बट एग्जैक्टली अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली दोनों 1 U नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा था एटॉमिक, ये हो गया तुम्हारा मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है।
क्यों भाई? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है इनके कंपैरिजन में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम बोलते हैं 1 AMU के बराबर, और मतलब अभी तक बोलते थे, अभी थोड़ा सा चेंज है, पर अप्रोक्सीमेटली 1 होते हैं दोनों, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, 0 मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मास नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा सेम होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मास नंबर का तुम्हारा हमेशा एटॉमिक नंबर का डबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एटॉमिक नंबर के डबल से ज्यादा भी हो सकता है ना? ठीक है, चलो। इसके अलावा ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम एक टर्म ऐसे एन लिख देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एक मिनट यार, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सिंपली बोल सकते हो जो तुम्हारा ए है, यानी कि मास नंबर, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारा हो गया एटॉमिक नंबर, यानी कि जेड, और प्लस एन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये चीज तुम देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। चलो भाई। अच्छा, डिनोट कैसे करेंगे किसी भी सिंबल को, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें डिनोट करना है ना? इस तरीके से करेंगे, ये एलिमेंट का सिंबल हो गया, है ना, एक्स, ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। इसमें यहाँ नीचे की तरफ हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और यहाँ ऊपर की तरफ हम लिखते हैं मास नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं। चलो भाई, ये भी हो गया। अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि मास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मास का ऐसा है कि हम बोलते हैं कि 1 प्रोटॉन का जो मास है, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, तो चलो, मास को डिफाइन करने के लिए हमें पहले एक चीज बतानी पड़ेगी कि एएमयू क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट। इसको कैसे डिफाइन किया गया भाई? देखो, हमने क्या किया, कार्बन का सबसे स्टेबल आइसोटोप होता है कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है, जिसका मास नंबर 12 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 12, सॉरी, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है ना, इसका जो वेट है ना, उसको हमने बोला 12 AMU के बराबर, है ना। तो 1 AMU की वैल्यू क्या हुई भाई? ये वैसे केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, पर मैं तुम्हें यहाँ बता दे रहा हूँ। 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो इस तरीके से डिफाइन किया गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं केजी में लिखना चाहूँ तो ये चीज तुम याद रख सकते हो, 1 AMU केजी में कितना होता है भाई? 1.67 × 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। तो ये होता है। और अभी तक तुम इसी को प्रोटॉन का मास, इसी को न्यूट्रॉन का मास बोलते आ रहे थे, ठीक है। और जो कि सही भी है, हाँ, तुम एटॉमिक लेवल पर ऐसा बोल सकते हो। बट अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जब हम बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अब कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली ये दोनों सिमिलर होते हैं? नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये चीज तुम ध्यान से देखो। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है तुम्हारा, वो होता है 1.0078 AMU, ठीक है। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, वो होता है 1.0087 AMU। और इनके बीच में तुम्हें एक डिफरेंस दिख रहा होगा, कितना डिफरेंस है तुम्हारा? 0.0009 AMU का। तो तुम्हारा जो ये है न्यूट्रॉन, ये 0.0009 AMU हैवियर होता है कंपेयर टू प्रोटॉन। हम इसका यूज क्यों करेंगे कि अब हम जब न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह देखेंगे तो हम देखेंगे ज्यादातर इसमें क्या होता है कि एनर्जी कंजर्व, जैसे तुम अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें तुम एनर्जी कंजर्व कराते हो, इसमें मास एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व कराते हो, अभी जैसे तुम देखोगे। बट यहाँ पर हम अलग अलग नहीं लेते एनर्जी, क्योंकि हमारी मास के साथ साथ होती रहती है, मास के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो एनर्जी मास डिपेंडेंट होती है, अगर मास का गेन या लॉस हुआ तो उस हिसाब से एनर्जी चेंज होगी। तो इस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि कोई रिएक्शन, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है, उसके मास चेंज पर। अगर मास ओवरऑल प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जाने में घट रहा है ना, तो फिर क्योंकि मास घट रहा है यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन फिजिबल है अपने आप से, ठीक है। अदरवाइज अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो हमें रिएक्शन किसी तरीके से फोर्स करके करानी पड़ेगी, उसकी बात हम आगे करेंगे जब क्यू वैल्यूज वगैरह पर आएंगे। अभी तुम्हें इतना समझना है कि प्रोटॉन का जो मास है वो है इतना, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो है इतना, और एएमयू कैसे डिफाइन किया ये तुम्हें पता होना चाहिए। चलो,
अच्छा एबीसी के साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख ही लो भाई। मास, एक मिनट सर। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख ही लो। 9.1 इंटू 10 माइनस 31 केजीज। ठीक है, चलो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि यहाँ पर हम मास एनर्जी कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, आइंस्टीन का फॉर्मूला तो पता होगा, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ठीक है। अब हमने एक न्यूक्लियर रिएक्शन करी, उसका इधर रिएक्टेंट्स थे, इधर गए तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स बने। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जाने में तुम्हारा कुछ मास का चेंज हुआ होगा। ठीक है, मास हमेशा कंजर्व नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शन में, मास गेन या लूज होता है इसमें। ठीक है। तो तुम्हारा जो मास है वो कुछ चेंज हुआ होगा। ठीक है। तो मास डिफरेंस लेट से मैंने बोल दिया डेल्टा एम। ठीक है। अब ये डेल्टा एम पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा भाई, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है बेसिकली। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब इधर से इधर जाने में मास घट गया, है ना। मास घट गया तो तुम बोल सकते हो कि रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ, और अगर मास बढ़ गया तो रिएक्शन को हमें फोर्स करके कराना पड़ेगा। कुल मिला के मास चेंज होगा। ठीक है। मास चेंज होगा तो एनर्जी या तो ये लेगा, डिपेंड करता है कि मास अगर बढ़ गया तो एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन के लिए, और अगर मास कम हो गया तो एनर्जी मिलेगी हमें। ठीक है। तो वो एनर्जी कितनी मिलेगी उसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर से। ये एनर्जी का अमाउंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक मास डिफरेंस आया, उसकी वजह से एक एनर्जी डिफरेंस आया। ठीक है। अब ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर एक एएमयू का मास डिफरेंस है डेल्टा एम, अगर एक एएमयू का है, तो इसके लिए एनर्जी कितनी मिलेगी भाई हमें, मतलब एनर्जी कितनी होगी कैलकुलेट करेंगे, ये डेल्टा एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके। तो ये कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा निकल करके आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होगी। ठीक है, 1 एएमयू का अगर चेंज हुआ है तो कितनी एनर्जी आएगी। अगर देखो 1 एएमयू मास घटा है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। या अगर हमें 1 एएमयू मास बढ़ाना है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो हमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही चीज ध्यान रखनी है। जनरली न्यूक्लियर रिएक्शन जो अपने आप फिजिबल होती है, जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, जो ज्यादातर तुम देखोगे, उसमें मास घटता है और एनर्जी रिलीज होती है, फिजिबल रिएक्शन। तो उन केसेस में क्या होगा भाई, तुम्हारा सीधे सीधे दिख रहा है कि एक एएमयू अगर मास घट गया है तो इतनी एनर्जी तुम्हारी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है तुम्हें बढ़ के मिलेगी। ठीक है। और अगर तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है जो हमने यहाँ पे देखा, ये है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन का वो हुआ है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 9.1 इंटू 10⁻³ यानी कि अब इसका एएमयू में हिसाब लगा लेना कितना आता है, बहुत ही कम आएगा। ठीक है, अगर एक मतलब यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा इधर उधर हुआ है, तो उस केस में तुम्हारा एनर्जी कितना रिलीज होगा, या अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकला है तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने में तुम्हें कितनी एनर्जी मिलेगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। वैसे ये वाला डेटा तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो दिया होता है, बट ये दोनों अगर तुम्हें याद हो तो पता होना, याद हो तो अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये है ना। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियर की। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बोला था सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक तो साइज ऑफ न्यूक्लियर, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रेशियो वेशियो के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो रेशियो प्रोपोर्शन खेलते रहते हैं ये लोग पूरे मॉडर्न फिजिक्स में, तुमने पिछले दोनों लेक्चर में भी देख ही लिया होगा, और यहाँ पर भी वही है। ठीक है, चलो। साइज ऑफ न्यूक्लियर देखो, मैं तुम्हें थोड़ा इजी तरीके से समझाऊंगा। बाकी ये तो एक्सपेरिमेंटली डिराइव था, जो रिजल्ट है उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और उसके बाद उसको डिराइव किया गया था। तो वो कैसे डिराइव किया गया था उस पर तो हम जा नहीं सकते, सीधे फॉर्मूला याद रखना। बट मैं तुम्हें एक जनरल मतलब एक चीज बता रहा हूँ, इससे तुम्हें आसान रहेगा। अब तुम एक चीज ये बताओ, ये तुम्हारा वॉल्यूम जो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियर वॉल्यूम बोल लेता हूँ उसको मैं, न्यूक्लियर वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं, जितने ज्यादा प्रोटॉन जितने ज्यादा न्यूट्रॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियर वॉल्यूम। ठीक। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर नहीं होता, सॉरी मास नंबर नहीं होता है, तो इसको ए लिख सकता हूँ मैं। तो वॉल्यूम जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है ना। और यहाँ पर हम एक assumption मानते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि न्यूक्लियस इज नियरली स्फेरिकल, नियरली स्फेरिकल। ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हम मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस नियरली स्फेरिकल है। अगर ऐसा है तो वॉल्यूम कुछ इस टाइप का आएगा, 4/3 पाई r³ टाइप का। इसमें आर तुम्हारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो 4/3 पाई r³ टाइप का। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ ना कि वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा रेडियस के क्यूब से, स्मॉल आर से ही लिखता हूँ चलो, रेडियस के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एक चीज ये आ गई और एक चीज ये है हमारे पास,
इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि आर क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर हो जाएगा। क्लियर। तो मैं एक चीज अब यहाँ से दोनों साइड क्यूब रूट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, मास नंबर की पावर 1/3 हो जाएगा। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हुए हम बोलते हैं कि रेडियस, क्योंकि साइज और रेडियस एक ही बात है, ठीक है। साइज मतलब अगर हम एटॉमिक की भी बात करते हैं तो हम एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस यही बात करते हैं, तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। तो आर इक्वल टू आर नॉट, ये जो कांस्टेंट हटाया हमने, और ए की पावर 1/3। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुम अब साइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कहाँ से आया है मैंने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ठीक है। ये होता है। अब ये आर नॉट क्या है भाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसकी वैल्यू होती है आर नॉट इक्वल टू 1.2 फर्मी मीटर। फर्मी मीटर क्या, जैसे तुम्हारा नैनोमीटर पिकोमीटर होता है, फर्मी मीटर यानी कि फर्मी मतलब 10⁻⁻15, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये सारी यूनिट्स तुम्हें पता होनी चाहिए भाई कि कौन सी फर्मी क्या होता है, पिको क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, और तुम्हारा उधर चले जाए तो मेगा क्या होता है, किलो क्या होता है, सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही फर्मी होता है 10⁻⁻15। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, इससे अब तुम सारे साइज वाले क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट। एक सेकेंड यार। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है। अब एक चीज तुमने देखी होगी कि देखो न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या बोला, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम एक बार न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करें कि कितने आसपास पैक्ड होंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, तो देखते हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो डेंसिटी रो जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा भाई, क्योंकि हमने स्फेरिकल माना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बोल सकते हैं। और आर हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट ए की पावर 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए, ठीक है। तो डेंसिटी अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगी m अपॉन ये वॉल्यूम, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब ए, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो मास जो होता है तुम्हारा न्यूक्लियस का, और ये ए, जब ये सारी वैल्यूज रखोगे तो ये निकल नियरली जो तुम्हारा निकल के आता है ये कुछ इस टाइप की वैल्यू आएगी, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इस तरह की, इस ऑर्डर की तुम्हारी न्यूक्लियर डेंसिटी आती है, जो कि है क्या, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है, ये कैलकुलेट करने को तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, बस तुम्हें इतना समझना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई आ रही है, मतलब बहुत ही आस पास हमने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को रखा हुआ है, ठीक है। तो यार जैसा कि तुमने देखा कि न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अब इसमें क्या क्या होते हैं तुम्हारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। तो प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज है। अब प्रोटॉन्स को अगर तुम इतना आसपास रख दोगे इस डेंसिटी के हिसाब से, तो उनको तो रिपेल करना चाहिए, है ना, क्योंकि कोलम्बियन रिपल्शन तुम्हें पता ही है कि अगर दो लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसकी फोर्स तुम k q1 q2/r² से लिख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा खासा रिपल्शन होना चाहिए। तो फिर ये आसपास ऐसे साथ में रहते कैसे हैं, ठीक है। कोई तो फोर्स होगी जो इस कोलंबियन रिपल्शन से भी ज्यादा ताकतवर होगी, जो कि उनको साथ में रखे हुए है और रिपल्शन के इफेक्ट को कम कर दे रही, खत्म कर दे रही है, ऑलमोस्ट खत्म ही है। और उसके बाद फिर जो है वो आपस में साथ में तुम्हारे कंबाइंड बैठे हुए हैं, तुम्हारे ढेर सारे प्रोटॉन, बीच में न्यूट्रॉन्स भी हैं, बट हाँ, प्रोटॉन्स को एक साथ रखा हुआ है, मतलब लाइक चार्जेस को एक साथ रखा हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छी खासी फोर्स तुम्हें चाहिए। तो वो फोर्स कौन सी होती है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स के कुछ फीचर्स होते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तुम्हें इतना समझना है कि कुछ न्यूक्लियर फोर्स होता है जो इन सबको, जितने भी तुम्हारे न्यूक्लियॉन्स हैं, जिसमें तुम्हारे प्रोटॉन्स हो गए और न्यूक्लियस ये न्यूट्रॉन्स हो गए, इन सबको एक साथ बना के रखता है, और ये कोलंबियन रिपल्शन के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो इस चीज को तुम लिख सकते हो, तो लिखवा देते हैं। हम्म। तो लिखो, न्यूक्लियर डेंसिटी इज वेरी हाई। न्यूक्लियर डेंसिटी इज वेरी हाई। अच्छा, तुम लोगों ने बताया नहीं, ये इस तरीके से लिखने का ही सिस्टम ठीक है, या मैं इसकी जगह इसको लिख करके और स्लाइड्स बना के ले आऊँ तो तुम्हारा थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है इससे कम्युनिकेशन अच्छा रहता है और तुम लोग भी थोड़ा साथ में ज्यादा इंटरेक्टिव, मतलब ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो। तो तुम्हारी मर्जी, तुम बता देना ऐसे करना ठीक है या मैं स्लाइड बना के लाऊं। उसमें थोड़ा सा लेक्चर छोटा हो जाएगा तो तुम्हारा काम थोड़ा जल्दी हो सकता है। तुम्हारी मर्जी है, जैसा ठीक लगेगा वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज वेरी हाई एंड इनसाइड न्यूक्लियस, एंड इनसाइड न्यूक्लियस
Protons and neutrons both are present. Protons and neutrons both are present. And according to Coulombian repulsion, जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया, वही चीज अब लिखवा रहा हूँ. Force between protons are very high. Very high. ठीक है. If there is Coulombian repulsion, if there is Coulombian repulsion, ठीक है. बट एक चीज हमें देखना, इस तरीके से तो इनको बहुत दूर दूर भाग जाना चाहिए तुरंत, बट ये भागते नहीं है. तो मैंने तुम्हें बताया कि क्यों नहीं भागते, क्योंकि जरूर कोई ना कोई फोर्स है जो इनको रोक के रखती है, जो कोलंबियन फोर्स से काफी ज्यादा ताकतवर है, और वही फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. तो वही दिखा रहा हूँ. इफ न्यूक्लियस इज स्टेबल देन, इफ न्यूक्लियस इज स्टेबल देन देयर विल बी अ वेरी हाई फोर्स. वही चीज, देयर विल बी अ वेरी हाई फोर्स among protons and neutrons, या न्यूक्लियॉन्स ही बोल सकते हो. चलो मैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दिस फोर्स होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. ठीक है. दिस फोर्स होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. चलो भाई. ठीक है. और इसी फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है. तो अब इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ चीजें जान लो. वैसे ये पूछी कहीं नहीं जाती, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ. एक बार बस आइडिया होना चाहिए. ठीक है. पहली चीज कि ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होती है. ये हमने बात कर लीजिए, ये रिपल्शन को भी तुम्हारे मिनिमाइज करके रख रही है. तो तुम्हारी न्यूक्लियर फोर्स होती है एफ न्यूक्लियर इज ग्रेटर देन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होती है, ग्रेविटेशनल से तो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. और न्यूक्लियर फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से कितना ज्यादा होती है, देख सकते हो, 100 टाइम्स ग्रेटर, या स्ट्रॉन्गर लिख दो. 100 टाइम स्ट्रॉन्गर या ग्रेटर, जो भी लिख दो. स्ट्रॉन्गर लिख दो चलो. देन कूलम्बियन फोर्स. ठीक है. तुम खुद देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कोलम्बियन फोर्स हमारी, वो खुद ही कितनी ज्यादा होती है. देख रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तुम जानते हो, उससे बहुत ज्यादा तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, और उससे और 100 टाइम्स ज्यादा तुम्हारी न्यूक्लियर फोर्स होती है. ठीक है. तो ये होता है. फिर ये जो फोर्स है डजेंट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स. इसका क्या मतलब हुआ कि एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होगी, जो कि दोनों अनचार्ज हैं, वो बराबर होगी दो प्रोटॉन्स के बीच में, जो कि दोनों चार्ज है ना, वो बराबर होगी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में. तो चाहे एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन हो, चाहे दो न्यूट्रॉन हो, चाहे दो प्रोटॉन हो, सारे न्यूक्लियॉन्स एक समान है इसके लिए, और सबके बीच में बराबर फोर्स होगी. चार्ज, जैसे तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, जितना चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स. इसमें चार्ज का कोई मैटर ही नहीं. अनचार्ज होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जितनी फोर्स है, उतनी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है, उतनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी है. तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है. तीसरी चीज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ये भी तुम्हें दिख ही रहा है. अभी हमने बात करी कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.0078 एमयू होता है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.00, सॉरी, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.0078 एमयू होता है, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.0087 एमयू होता है. तो डिफरेंट है, बट फिर भी हमने एक चीज बोली कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, वही प्रोटॉन प्रोटॉन के, वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में है. तो ये मास डिफरेंस होने के बावजूद भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये फोर्स सेम ही होती है हर न्यूक्लियॉन के बीच में. ठीक है.
और एक और चीज कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। वो तुम्हें दिख ही रहा है, न्यूक्लियस के बाहर एटम भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह भी घूम रहे होते हैं, वहां तक नहीं जाती है, बहुत छोटी फोर्स है, इसकी रेंज बहुत कम है, ठीक है। पांचवी चीज नॉन सेंट्रल फोर्स, ये सारी तुम्हारी थियोरेटिकल है। जैसे सेंट्रल फोर्स तुम्हारी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेंट्रल फोर्स होती है ना। ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, इसमें ऐसा कोई सेंटर नहीं जिसकी तरफ डायरेक्टेड हो ये फोर्स, ठीक है। और आखिरी चीज, दिस फोर्स डजंट ओबे। ये सारी चीजें कोई पूछेगा नहीं, ऐसे ही बस इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लो तो तुम्हारी मर्जी है, या बस समझ लो, ठीक है। इतना कह सकता हूँ। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या, जो तुमने ग्रेविटेशन के टाइम पे पढ़ा होगा और तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम में पढ़ा होगा, कि अगर मुझे एक किसी पार्टिकल पर या किसी एक जो भी कोई एक बॉडी पर फोर्स लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, और कोई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की, जैसे एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मुझे दो अलग चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में फोर्स, दो अलग, मैं बेसिकली समझ लो तीन चार्ज पार्टिकल रखे हैं एक जगह पर, और उस एक पार्टिकल पर मुझे नेट फोर्स लिखना है, तो मैं अगर फर्स्ट उस पार्टिकल पर फर्स्ट पार्टिकल की वजह से फोर्स लिखूं और सेकंड पार्टिकल की वजह से फोर्स लिखूं, दोनों को ऐड कर दूं वेक्टोरली, तो मैं कह सकता हूँ कि वो उस पर नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी हुई है। सिमिलरली ग्रेविटेशन होता है, वही मैं कह रहा हूँ, ये तीन चार्ज पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल पर मुझे फोर्स लिखना है नेट फोर्स, तो मैं इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो, और इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो, दोनों को लिखूं और वेक्टोरियली ऐड कर दूं, ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है, तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। बट ऐसा इस फोर्स में नहीं होता, और ना ऐसी कोई चीज तुम्हें यूज भी करनी है, और तुम्हें पता होना चाहिए न्यूक्लियर फोर्स है जो उसको रोक के रखा है, जो कि बहुत 100 टाइम्स ज्यादा है तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। बाकी ये चार्ज और न्यूक्लियर पे डिपेंड नहीं करता, ये मास और न्यूक्लियर पे डिपेंड नहीं करता, शॉर्ट रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स नहीं है, और ये सुपर पोजिशन वाली लाइन तुम छोड़ नहीं सकते हो, बस याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो हेड कर सकते हो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, एक मिनट, है ना। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है यार, देखो, हमने एक चीज बोली कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो स्फेरिकल होता है, पहले तो ये बात हमने बात करी। चलो इस तरीके का मान लो, लेट्स से तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो इसमें तुम्हारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस तरीके से सब साथ में होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं वो, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होते हैं, ये भी हमने बात कर ली, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो इसके बाद इनके सम से हम बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस बना। बट एक्चुअली में जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस, लेट्स से इसके मास को मैं कैपिटल एम बोल दे रहा हूँ, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू कैपिटल एम, ये लेस देन होता है सम ऑफ, हाँ सॉरी, सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं इसके सारे न्यूक्लियॉन्स को, सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को निकाल निकाल के अलग कर दूं, ठीक है, तो और उनके फिर मासेस को सम करूं, तो वो कुछ ज्यादा आएगा कंपेयर टू इस पूरे न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा लाइटर होता है कंपेयर टू सारे, अगर मैं अलग अलग ले लूं न्यूक्लियॉन्स को, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखो न्यूक्लियस में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स है, वो बात सही है, पर वो क्यों कर रहे हैं साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये फ्रीली बैठे थे, तो ये यहाँ पर फ्रीली एग्जिस्ट करने के बजाय इस तरीके से न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अगर मैं इन सबको साथ में ले आऊं, तो कुछ एनर्जी लॉस, कुछ मास लॉस होगा, ठीक है, और उस मास लॉस की वजह से एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होगी तो और स्टेबल स्टेट में आएगा, और उसी एनर्जी लॉस की वजह से ये इस तरीके से न्यूक्लियस में बैठ जाएंगे, ठीक है, एक साथ न्यूक्लियस बना के बैठ जाएंगे। और अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि साथ में लाया कुछ मास लॉस हुआ, मतलब लेट से अगर इन सबको साथ में लाके, मैं अभी जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा होता नहीं है ना, इन वैल्यूज में होता है। लेट से तुम्हारे जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, उनको सबको मिला के तुम्हारे पास 10 AMU या 10 U का मास है, ठीक है। और उसको जब मैंने न्यूक्लियस में डाल दिया, तो 9 U का मास न्यूक्लियस का निकल करके आया। तो कितने का डिफरेंस आ गया भाई, 1 U का। तो 1 AMU का डिफरेंस आ गया, यानी कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, 1 U के करस्पॉन्डिंग कितनी होती है, 1 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। एनर्जी रिलीज हुई तो और स्टेबल स्टेट में आ गया, और इसीलिए ये न्यूक्लियस बना के बैठा है। बट अब अगर 1 U के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी है, यानी कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी मैं इसको दे दूं, इस न्यूक्लियस को,
तो ये न्यूक्लियस टूट जाएगा और ये सारे न्यूक्लियस अलग अलग चले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जितना भी इसकी जितनी मतलब वही जो मास लॉस की वजह से एनर्जी जितनी एक्स्ट्रा रिलीज हुई थी इसको बनाने में, उतनी एनर्जी दे करके मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ। और इसी एनर्जी को हम नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि इस मास लॉस की वजह से जो है जो एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और उसी वजह से ये सारे साथ में ऐसे बाइंड होकर न्यूक्लियस बना के बैठे हैं। और इतनी ही वैल्यू की एनर्जी अगर मैं दे दूं, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी अगर मैं इसको दे दूं, इस तरीके से अगर इसमें मैं बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी दे दूं इस न्यूक्लियस को, तो ये सारे न्यूक्लियॉन ऐसे दूर दूर अलग अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियस में नहीं रहेंगे इस तरीके से, ठीक है, और न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। तो अब इस चीज को हम लिख लेते हैं। अब तुम एक बार फिर से, मैं पहले समराइज कर दूं फिर लिखवाता हूँ। तो न्यूक्लियॉन्स के अलग अलग जो मासेस हैं, अगर वो दूर दूर रखे हैं, उनको कंपेयर करेंगे अगर हम उसको एक न्यूक्लियस में डाल करके, तो हम देखेंगे न्यूक्लियस का मास जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन से कम आएगा। यानी कि जब ये न्यूक्लियस बनाया इन्होंने तो कुछ मास लूज हो गया, उस मास लॉस से करस्पॉन्डिंग एनर्जी लॉस हो गई, इसी वजह से स्टेबल न्यूक्लियस बना के बैठे हैं। और उतनी ही एनर्जी अगर मैं इस न्यूक्लियस को वापस दूं, तो ये इस तरीके से अलग अलग न्यूक्लियॉन में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी दे करके मैं न्यूक्लियस तोड़ के उनको अलग अलग न्यूक्लियॉन में स्प्लिट कर सकता हूँ। अब इस चीज को मैं लिखवा देता हूँ, चलो, ताकि तुम्हारे एक नोट्स बन जाए तुम्हारे रिवीजन के लिए। चलो, तो लिख सकते हो, mass of stable nucleus is always less than mass of stable nucleus is always lesser than the total mass of its nucleons. The total mass of its nucleons. इसका मतलब क्या हुआ? That is, during formation of a nucleus, of a nucleus, every nucleon contributes a part of their mass. Every nucleon contributes a part of their mass, which is released in the form of energy. E equal to mc स्क्वायर। इस फॉर्मूले से तुम मास डिफरेंस निकाल करके और एनर्जी डिफरेंस भी निकाल सकते हो, कितना एनर्जी रिलीज हुई, हमने पहले भी बात कर ली थी, ठीक है। देख सकते हो, लॉस ऑफ मास बाउंड न्यूक्लियॉन्स टू स्टे टुगेदर इन न्यूक्लियस, टू स्टे टुगेदर इन न्यूक्लियस, ठीक है भाई। और इसी न्यूक्लियस को अगर मैंने बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी दे दी, तो ये फ्री न्यूक्लियॉन्स बन जाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं एक रिएक्शन में इस तरीके से लिखना चाहूँ, एक मेरे पास एक्स टाइप का एलिमेंट है जिसमें Z इसका एटॉमिक नंबर है और A इसका मास नंबर है। इसको मैंने बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी दे दी, तो अब क्या होगा भाई? ये पहली बात तो Z प्रोटॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। Z प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भाई? तो A टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और Z तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो A माइनस Z न्यूट्रॉन बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई। अब वो जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाली बात कही थी वो मैं लिखा देता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। ये हमने बात ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक बार कर ली थी, अब मैं लिखवा भी दे रहा हूँ इसको यहाँ पे फॉर्मली। मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल
Hence, in case of nuclear reactions, hence, in case of nuclear reactions, energy and mass are not separately conserved. तो सेपरेटली हम एनर्जी और मास कंजर्व नहीं करते हैं, बट मास एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं. एंड मास आर नॉट separately conserved, but mass energy conservation is applicable. ओके, तो मास एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल होगा. तो ठीक है, अब लेट से यही वाली रिएक्शन ले लेते हैं. ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ नीचे, है ना. अब लेट से यही रिएक्शन है. ठीक है, ये स्टेबल न्यूक्लियस था, है ना. ये था स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस. सो अब मैं बोल रहा हूँ कि मास ऑफ, लेट मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, ये वैसे तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, इज कैपिटल एम. ठीक है, ये हो गया. और मास ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं एम पी से डिनोट कर दूं. बाकी तो तुम्हें पता ही है कितना होता है, 1.0078 AMU. ठीक है, ये क्वेश्चन में अगर कुछ और होगा तो गिवन होगा. मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको मैंने एम एन से डिनोट कर दिया, और ये हो जाएगा 1.0087 AMU. ठीक है, तो मैं अब एक चीज बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो मास है, कैपिटल है, वो ज्यादा होगा किससे. जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन बनाए हमने, तो जेड इंटू में एम पी प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन बनाया हमने. तो ए माइनस जेड एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एक न्यूट्रॉन से का मास कितना, 1.0087. यानी कि सीधे सीधे एम एन लिख दो ना यार, ये बार बार पॉइंट लिखने का क्या मतलब है. तो ए माइनस जेड इंटू एम एन. ठीक है, ये कोई इक्वेशन नहीं, बेसिकली मैंने एक चीज लिखी है ना. तो ये एम जो है वो ज्यादा, सॉरी, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने. एम कम है ना, और इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा है. तो हमने इसको कुछ एनर्जी दी है, जो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है ना, एनर्जी डिफरेंस वही है बाइंडिंग एनर्जी. ये जितना कम है, उतनी एनर्जी अगर मैं दे दूं, मतलब इस एम में अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी ऐड कर दूं, तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, है ना. ये चीज मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम प्लस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम. ठीक है, अब ये फॉर्मूला लोग रटते हैं, बट क्या तुम्हें रटने की जरूरत है अगर तुम्हें पीछे का ये कॉन्सेप्ट पता है तो. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेबल न्यूक्लियस से जितना मास बढ़ गया, मतलब बेसिकली स्टेबल न्यूक्लियस से जितनी एनर्जी थी, उस एनर्जी को देने की वजह से ये ओवरऑल मास जो इंडिविजुअल न्यूक्लियस का वो ज्यादा है. तो उस मास डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी होती है, वही बाइंडिंग एनर्जी होती है. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि ये पूरा फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, ठीक है, की वजह से प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब वो एमसी स्क्वायर से निकलती है, फिर वो एक एमयू के 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस तरीके से एनर्जी तुम लिख सकते हो. ठीक है, अच्छा इसके आगे मैं ये लगाना भूल गया, सॉरी. प्लस बाइंडिंग एनर्जी नहीं, ये मास के साथ नहीं, यहाँ पे सी स्क्वायर सब में लगता, सॉरी, है ना. तो यहाँ सी स्क्वायर लगा लेना, और इस पर भी पूरे पे सी स्क्वायर लगा देना. तो यहाँ पर भी पूरे पे सी स्क्वायर लगेगा, तो एनर्जी तो सी स्क्वायर, वो तो मास डिफरेंस था. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी हो गई. और तुम्हें ये तो पता ही है कि अगर ये जितना भी होगा, ये कुछ एएमयू में वैल्यू है, लेट से 1 AMU है, तो उसके लिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. कुछ और आएगा तो उस हिसाब से एनर्जी लिख सकते हो. तो बाइंडिंग एनर्जी इस तरीके से तुम लिख सकते हो. ठीक है, तो यही है. तो इसके लिए बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ तो डेल्टा एम मास डिफेक्ट क्या हो गया, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम. ठीक है, और इस मास इफेक्ट के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, वो तो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि 1 AMU के 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. उस हिसाब से तुम लिख सकते हो कि कितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई, या कितनी एनर्जी हमने दी. अगर न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और वन स्टेबल न्यूक्लियस को साथ में लाके न्यूक्लियस बना रहे हैं तो एनर्जी मिलेगी. तो उस हिसाब से तुम लिख सकते हो. ठीक है, ये होता है. ये फॉर्मूला क्या याद करने की जरूरत है, नहीं, बस सिंपली तुम्हें दिख रहा है कि इंडिविजुअल न्यूक्लियस का मास ओवरऑल न्यूक्लियस से कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है,
और अगर ज्यादा होता है तो कितना ज्यादा होता है, तो इनको सम करेंगे, माइनस न्यूक्लियस का मास कर देंगे, तो कितना ही मास ज्यादा होता है उस मास के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। और एनर्जी मास के करस्पॉन्डिंग कैसे लिखोगे, जो तुमने हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि 1 AMU के करस्पॉन्डिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। डन। ठीक है, तो ये डेल्टा एम यहाँ पे लिख भी देता हूँ चलो। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एम इंटू, ये एएमयू में लेना है, ठीक है, इन एएमयू इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यही। तो यहाँ पे तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी खत्म होता है, यही होता है सिंपल सा टॉपिक, इसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ तुम्हारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री 50% कंप्लीट हो गया जेई मेन के हिसाब से। थ्योरी वाइज तुम्हारा ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया, 20% की चीज और बच रही न्यूक्लियर रिएक्शन। तो एक काम करते हैं, वो भी कर ही लेते हैं, फिर इकट्ठा सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अब। तो यार आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पार्ट, जहाँ से तुम्हारी क्यू वैल्यू वगैरह की चीज बात करेंगे हम, जिसपे तुम्हारा 50% क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। ठीक है, तो आधा 50% तुमने कवर ही कर लिया, बचा हुआ 50 कर लेते हैं। तो एंड आ सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी कि क्यू वैल्यूज का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। ये क्यू वैल्यू, तो ये क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन में लिख के दिखाता हूँ तुमको। लेट से कुछ टाइप की, कुछ एक न्यूक्लियन था, एक कोई न्यूक्लियस था तुम्हारे पास एक्स टाइप का। इसमें हमने कोई एक पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया ए। ये ए तुम्हारा अल्फा बीटा, अल्फा हो सकता है, अल्फा यानी कि हीलियम प्लस न्यूक्लियस, तुम्हें पता ही है। कोई लाइटर न्यूक्लियस होगा बेसिकली, है ना, जो जिससे जिसका बम्बार्डमेंट करा सकें, तो ये कुछ भी हो सकता है। अल्फा हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट भी करा सकते हैं, प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट करा सकते हैं, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए प्लस एक्स, ये कोई नया न्यूक्लियस बनाएगा, है ना, वाई, जो कि इससे ऑब्वियसली मास वगैरह के टर्म में और एटॉमिक नंबर के टर्म में डिफरेंट होगा। और फिर ये कुछ और एक पार्टिकल भी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे यहाँ से अगर तुमने प्रोटॉन डाला अल्फा निकल गया, अल्फा डाला कुछ और निकल गया, तो कुछ भी निकल सकता है। तो एक सेकेंडरी एक और एक पार्टिकल ये निकल गया, तो इस तरीके से हमने रिएक्शन लिख ली। ठीक है, और हो सकता है किसी रिएक्शन में ये करने की ना जरूरत पड़े, केवल ये हो डिसइंटीग्रेट हो जाए दो में, तो वो एक तरह का रिएक्शन हो सकता है। या किसी रिएक्शन में हो सकता है कि बम्बार्डमेंट कराया उसके बाद जो है ये बन गया और ये नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने एकदम जनरल केस ले लिया है। ठीक है, अब लेट से मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमने पूरी रिएक्शन करी, ठीक है, इस पार्टिकल का मास था M1, इसका था M2, इसका था M3 इस न्यूक्लियस का, और इसका था M4। ठीक है, और अभी मैं मान रहा हूँ कि सारे के सारे मूव कर रहा है। हो सकता है जनरली कभी कभी बोल देता है कि ये स्टेशनरी न्यूक्लियस पे ले आकर के हमने बम्बार्डमेंट करा है, और फाइनल कभी बोल देता है ये फाइनल स्टेशनरी है और ये निकल गया है। या कभी कभी बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है, किसी एक को स्टेशनरी कुछ भी, है ना, लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ कि सब मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे थे दोनों, और इसका इस पे बम्बार्डमेंट कराया। ठीक है, और ये भी मूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया इस टाइप का। अब कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ चीजें कंजर्व होती हैं, क्या, ठीक है, लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या क्या इसमें हम ध्यान रखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड, पहली चीज, या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज है तुम्हारी चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कंजर्व्ड रहेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा, मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन अलग अलग नहीं लगाते, मास एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, जिसकी मैंने तुम्हें बात बताई थी। तो सेकंड हो जाएगा तुम्हारा मास एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, मास एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, सेकंड थर्ड हो जाएगा तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, वैसे इन तीनों से तुम्हारा अब काम हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में जेई में कभी गया नहीं है, ये तीनों पता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, और बाकी चीजें जो हैं उनको भी लिख लो, ये भी होती है बट इनका यूज नहीं आएगा ऐसा यहाँ पर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसके अलावा हाँ इसका चीज आएगा कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, यही है। तो ये सारे हैं।
अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, तो मैं समझा दी थी कि क्या क्या है ये, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ चीज। ठीक है, इसको यहाँ लेते हैं। तो मैंने बोला लेट से ये सारे जो है इनके मासेस लिख दिए। अब मैं बोल रहा हूँ लेट से सारे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी कुछ अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज होंगी। लेट से इसकी काइनेटिक एनर्जी है K1, इसकी है K2, इसकी है K3 और इसकी है K4। तो अब मैं सिंपली मास एनर्जी कंजर्वेशन अगर यहाँ पे लगाता हूँ, मास एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, है ना, तो पहले इधर का मास मैं लिखूंगा। लेट से मैं पहले ए की बात करता हूँ। तो ए का मास है M1 और इसकी एनर्जी हो गई M1c², प्लस इसके बाद एक और चीज है इसकी काइनेटिक एनर्जी K1, ठीक है। प्लस अब एक्स पर आते हैं, है ना। एक्स की मास एनर्जी के हिसाब से एनर्जी लिख सकता हूँ M2c² प्लस K2 काइनेटिक एनर्जी, और उधर मैं लिखूंगा M3c² सिमिलरली प्लस K3 प्लस M4c² प्लस K4, ठीक है। अब जनरली ये बोलते हैं कि ये स्टेशनरी न्यूक्लियस है, ये स्टेशनरी न्यूक्लियस होगा तो K2 जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग टर्म जीरो और नॉन जीरो हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। बट अभी मैंने सबसे जनरल केस लिया कि सारे सबके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और सबकी अपनी अपनी मास एनर्जी भी तो है ही है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से c² कॉमन लेता हूँ। मैं लिख सकता हूँ M1 प्लस M2 इंटू c² प्लस K1 प्लस K2 में एक साथ लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, इधर मैं लिखूंगा M3 प्लस M4 c² प्लस K3 प्लस K4, ठीक है। अब मैं दोनों काइनेटिक वाले टर्म्स एक तरफ ले जाऊंगा, दोनों मास वाले टर्म्स एक तरफ ले जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा अब M1 प्लस M2 c², ठीक है, माइनस ये वाला मास वाला टर्म इधर ले आया M3 प्लस M4 c² इज इक्वल टू K3 प्लस K4 माइनस K1 प्लस K, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा है M1 प्लस M2 यानी कि इनिशियल मास, रिएक्टेंट्स के मास, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ रिएक्टेंट्स MR, ठीक है। और ये क्या लिखा है, तो MR c² माइनस ये हो गया M प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का टोटल मास c² इज इक्वल टू K3 प्लस K4 क्या हो गया तुम्हारा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब जो है आफ्टर रिएक्शन तो ये वाई और बी मिलेंगे ना, तो इनकी टोटल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो के फाइनल काइनेटिक एनर्जी और K1 प्लस K2 कहते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरी रिएक्शन के, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ एम ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एम ऑफ प्रोडक्ट कॉमन लेकर के c² इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्यू वैल्यू, है ना। तो Q की वैल्यू होती है क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये सारे रिएक्टेंट्स का सम किया माइनस सारे प्रोडक्ट का सम किया इंटू c²। यानी कि अगर मैं इसको डेल्टा M जैसा लिख लूं, है ना, ये मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये वाली चीज अगर मैं डेल्टा M जैसा लिख लूं, जो क्वेश्चन करने के परस्पेक्टिव से तो मैं समझा रहा हूँ, डेल्टा M जैसा लिख लूं, डेल्टा M c² टाइप का बन जाएगा। और डेल्टा M के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिखना तो तुम्हें आता ही है, ठीक है, वो मैं 2 बार पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है, कि एक AMU के लिए 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट c² क्यू वैल्यू की एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन एक और है भाई, कि यही चीज देखो, अगर मैं इसको क्यू बोल रहा हूँ, क्यू, तो ये के फाइनल माइनस के इनिशियल के भी तो बराबर है, तो क्यू जो है तुम्हारा के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, इसका यूज कम आता है बट ये भी है, ठीक है। तो ये एक और चीज हो गई। और यहीं से एक चीज और बोलते हैं कि क्यू जो है बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल होती है, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उन दोनों से काम हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्यू वैल्यू तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज और होती है यार, उसके लिए मुझे बहुत डिटेल में तुम्हें जाना पड़ेगा। वैसे इसमें अगर मैं एडवांस लेवल पढ़ाता तो मैं तुम्हें इसका प्रूफ जरूर देता, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं तुम्हें वैसा देता प्रूफ, मतलब जनरल प्रूफ, कि जो है अब जैसे रिएक्टेंट का हम, लेट से ये एक्स टाइप का न्यूक्लियस है, इसमें हमने कोई एक बम्बार्डमेंट किसी ए टाइप के पार्टिकल पे कराया, फिर यहाँ से ये एक वाई टाइप का न्यूक्लियस इधर गया, एक बी टाइप का न्यूक्लियन इस तरफ गया, है ना। लेट्स से एंगल थीटा, ये एंगल फाई। तो इस केस में अगर तुम इस तरीके से पूरी कोलिजन को देखोगे और इसमें एनर्जी कंजर्व कराओगे, उसके अलावा एनर्जी सॉरी मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व कराओगे, तो यहाँ से निकल करके तुम्हें ये चीज मिलेगी कि ये जो ए पार्टिकल है जिसको हम यहाँ पे बम्बार्डमेंट करा रहे थे, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए,
इस ए के लिए कुछ स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कुछ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर उससे कम होगी तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो वो सारा प्रूफ मैं तुम्हें नहीं बता रहा, वो पूरा एक लेक्चर का काम है और वो एडवांस लेवल चीज है, इसका यहाँ पे जेई मेन में कोई काम नहीं है। बट तुम्हें बस इतना समझना है कि अगर इस तरह की कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, वैसे जनरली जो बुक्स में दिया है वो तो 2D में करा देते हैं, मतलब ये ऐसे एंगल पर नहीं ले जाएंगे, वो इधर ही इधर आगे पीछे करके मतलब प्लस माइनस यूज करके कर सकते हैं। बट मैं तुम्हें जनरल प्रूफ कराता, और हो सकता है मैं तुम्हें इसके बाद जेई एक्सप्रेस में इसका जो बची हुई चीजें वो कराऊंगा, तो वहां पे करा दूंगा, ठीक है। बट अभी उसका काम नहीं है जेई मेन के लिए, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब तुम्हें बस इतना समझना है कि ये जो ये ए है, इसके पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी हो तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो कहाँ से आती है? मोमेंटम कंजर्वेशन से, बट उसका प्रूफ मैं अभी नहीं करा रहा, ठीक है। तो वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है वो लिख लो भाई, कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो होती है 1 प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एक मिनट रुको, बाई कैपिटल एम, ठीक है। अभी मैं इनके सिंबल्स लिखा दे रहा हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इंटू क्यू वैल्यू का मॉड, ठीक है। तो ये होती है। अच्छा एक चीज और, कि ये जो क्यू वैल्यू है ये तुम्हें दिख ही रहा होगा कि एम आर माइनस एम पी है। अगर मास कम होगा, है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो ये पॉजिटिव होगा। और इसका मतलब क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एम आर ग्रेटर देन एम पी है, इसका मतलब है क्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और अगर एम आर लेस देन एम पी है, इसका मतलब क्यू तुम्हारा लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉड लिया है, ठीक है, क्योंकि क्यूब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम चाहिए होगी तुम्हें कोई रिएक्शन को फिजिबल कराने के लिए। डन। और एम क्या है भाई? यहाँ पे स्मॉल एम है तुम्हारा मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। क्योंकि ऊपर वाले एग्जांपल में तुम्हें ए दिख रहा होगा, यानी कि ए है अपने ऊपर वाले एग्जांपल में। और कैपिटल एम क्या है भाई? मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, यानी कि जिस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, है ना। टारगेट न्यूक्लियस यहाँ पर क्या है? ये एक्स दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर ऊपर वाले केस में एक्स है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है, ये मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व करने के साथ आता है। और ये जो है हर डायरेक्शन में हमें मोमेंटम, मतलब इसके कंपोनेंट लोगे इधर इधर, फिर इसके कंपोनेंट लोगे इधर इधर, फिर मोमेंटम कंजर्व कराओगे इस डायरेक्शन में, फिर उसके अलावा एनर्जी कंजर्व कराओगे। ये सारी चीजें करने के बाद ये फॉर्मूला आता है, और मतलब अच्छा खासा फॉर्मूला आता है। मैं तो इसको जनरल डिराइव कराता हूँ कि इसका मास M1, इसका मास M2, इसका मास M3, M4, M4, वही करके, और चारों के टर्म में आंसर आता है। बट अल्टीमेटली जो हम फॉर्मूला याद रखते हैं उसमें हम इनको हटा देते हैं, इनके टर्म में याद रखते हैं। अब वो फॉर्मूला ये आता है, तो ये भी तुम याद कर लो, मैं जेई एक्सप्रेस में आगे इसका प्रूफ भी तुम्हें बताऊंगा, बट अभी प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, इससे काम बन जाएगा। ये हो गया। और क्या होता है एम और कैपिटल एम, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। इतनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन टू बी फिजिबल, ठीक है। ये हो गया। तो ये एक और चीज है इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ तुम्हारी पूरी थ्योरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की खत्म होती है, ठीक है। और इसका फिर अब हम क्वेश्चंस पर आएंगे। मेरे ख्याल से जितना समझाया अच्छे समझ में आया होगा। एक बार तुम्हें सारा समरी दे देता हूँ, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें क्वेश्चन में काम आएंगे। सबसे पहली बात, एक एएमयू 1.67 10⁻⁻27 केजी होता है, ठीक है। 1 एएमयू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है भाई? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। और एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग आती है जाती है, डिपेंड के इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो या हटा रहे हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी की बात करी थी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है? मास इफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मास डिफेक्ट का एक वो फॉर्मूला मैंने तुम्हें लास्ट में दिखाया था, मैंने कहा था याद रखने की जरूरत नहीं, कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, इसको अलग अलग हमने न्यूक्लियन से स्प्लिट किया, तो फाइनल न्यूक्लियस लेट से ये एक्स था जेड ए टाइप का। तो इसमें जो है तुम्हारा फाइनल ये वाले मासेस जो है इंडिविजुअल मासेस ज्यादा होंगे इससे, इंडिविजुअल मासेस माइनस न्यूक्लियस का मास कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? इंडिविजुअल मासेस करते हैं, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, प्लस A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना, माइनस इस टारगेट इस न्यूक्लियस का मास लेट से m, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम एनर्जी लिख लोगे कहाँ से? ये वाले फॉर्मूला यूज करके, ये 1 am की करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी के हिसाब से ये लिख लोगे।
तो ये बाइंडिंग एनर्जी तक की इंपॉर्टेंस थी। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स वगैरह की बात की थी, वो थ्योरेटिकल थी, तो उस पर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, थ्योरेटिकली आएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर हमने क्यू वैल्यू की बात करी। क्यू क्या होता है भाई? तुम्हारा मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। ये बेसिकली डेल्टा एम टाइप की चीज मिल गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग में एनर्जी लिख सकते हो अगर डेल्टा एम पता है तो, उसी फॉर्मूले से कि 1 am इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को हम एक चीज और लिखते हैं भाई कि के फाइनल माइनस के इनिशियल। फिर उसके बाद हमने एक बात करी के मिनिमम की, कि कितना मिनिमम का एनर्जी चाहिए, इंसिडेंट कितना मिनिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चाहिए इंसिडेंट पार्टिकल की एक न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए। तो वो होती है 1 + m/m इंटू क्यू वैल्यू का मॉड। ठीक है। मॉड क्यों लिया मैंने तो बता दिया, क्यू ग्रेटर देन जीरो है अगर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और क्यू लेस देन जीरो है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। अब ऐसी यही चीजें हैं, इतनी दिमाग में है तो तुम सारे क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। और ये एम का, और एम का ये तुम्हें पता ही होगा कि स्मॉल एम क्या है, कि जिस पार्टिकल को इंसिडेंट करा रहे हैं उसका मास, और कैपिटल एम क्या है, जिस पार्टिकल पर, जिस न्यूक्लियस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, है ना, टारगेट न्यूक्लियस, उसका मास। ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से एक चीज और भी दिख रही होगी कि के मिनिमम जनरली मॉड ऑफ क्यू से ज्यादा ही है। ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद। तो यार अब क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है। तो मैंने वही टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया। तो पहले हमारे बाइंडिंग एनर्जी तक के पार्ट के क्वेश्चन है, जो 17 क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले बताए थे, उसमें से ऑलमोस्ट 8-10 हम आज करेंगे, बाकी तुम्हारे होमवर्क। और उसके बाद फिर बचे हुए 18 क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारे क्या कहते हैं, बचे हुए पार्ट क्यू वैल्यू वाले टाइम, क्यू वैल्यू वाले उस पर क्वेश्चन है। उसमें भी हम 7-8 करेंगे, बाकी 18 है टोटल, बाकी तुम्हारे होमवर्क। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्राई करो इसको। तो बोल रहा है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस की एनर्जी इक्विवेलेंट। बहुत आसान भाई, 1 AMU का हमें पता है, कितना होता है भाई? 1 AMU के लिए एनर्जी इक्विवेलेंट होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 AMU मतलब केजी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, है ना। और अगर मैं इसको ग्राम में करना चाहूँ तो मैं इसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -23, सॉरी 24 ग्राम। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी हो गई एनर्जी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 1 ग्राम की करस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो हो जाएगी 931.5 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -24। तो ये 24 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 931.5 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 24 हो जाएगा ऊपर, है ना। अब ध्यान से देखो। ठीक है। मैं इस पॉइंट को, अब देखो इस स्टेज पर आने के बाद जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो मैंने तुम्हें ट्रिक्स की बात कही थी। ये पॉइंट को दो इधर शिफ्ट कर दूं अगर मैं, तो इसमें ऐसे लिखता हूँ 9.315 अपॉन 1.67 इंटू, ये 24 था, ये 10 की पावर 26 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये डिवाइड तो यहाँ मल्टीप्लाई भी आएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब इस तरीके का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ये तो फॉर श्योर नहीं है, ये भी नहीं है, खत्म। इन दोनों में भी देख सकते हैं, तो 1 × 9 ये कुछ इस तरीके का आएगा ना तुम्हारा 16, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है। 16 5 या 80 होता है, इस तरीके का कुछ आएगा। 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 11.2 ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और 10 की पावर 26 ही चाहिए, तो यही ऑप्शन होगा, सीधे सीधे दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ m0 इज द मास ऑफ आइसोटोप बोरॉन, जिसका 5 एटॉमिक नंबर है, Z12 तुम्हारा मास नंबर है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, आता मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी भाई क्या होगा? मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। तो कितने प्रोटॉन है पहले तो देखो। तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू टोटल कितने, मतलब बेसिकली पहले कितने प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर तो 5 MP हो जाएगा। ठीक है। ऐसे लिखता हूँ इसको, ये ब्रैकेट में 5 MP प्लस न्यूट्रॉन्स आएंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। तो टोटल न्यूक्लियॉन में 5 तो प्रोटॉन हो गए, तो 12 - 5 यानी कि कितने हो गए? 7। 7 ही हो गए, तो 7 मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस इस टोटल न्यूक्लियस का मास कितना है, m0 इंटू सी स्क्वायर। ये होगी बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है तुम्हारा? इफ मास ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर दिस। ठीक है। तो एक न्यूक्लियस है एक्स, एक न्यूक्लियस है वाई। ठीक है। तो इसका जो है रेडियस लेट से आर है, तो वाई का न्यूक्लियस कितना बोल रहा है? मास ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दिस।
तो ये R/2 हो गया, है ना। और ये जो जिसका R था उसका मास नंबर कितना था, 192, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो R=R0 A⁻1/3 होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर मैं लिखूं, है ना, तो मैं लिखता हूँ R0 × 192 की पावर 1/3। ठीक है, इसके लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा R/2 = R0 A⁻1/3, और यही A अपने को निकालना है। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं अगर, तो मेरे पास आएगा 2 = LHS में 2 आएगा, इधर R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 192/A⁻1/3। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्यूब कर दूं अगर, तो इधर हो जाएगा 8, दोनों साइड क्यूब किया तो 8 = 192/8। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 192/8। ठीक है, बस वही रेशियो प्रोपोर्शन खेल रहा है, मैंने कहा था ना तुमसे। तो ये कितना जाएगा, 8 8 हो जाए 16, और 3 8 4 30, 24, तो 24 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज गिवन 12 U। ठीक है, एंड दैट ऑफ कार्बन 13 इज 13.00, ये जो दिया हुआ है इतना U। रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमारे पास एक ये है C613 है, इसमें कुछ एनर्जी देना है, और उससे क्या बनेगा C612, और प्लस तुम्हारा एक न्यूट्रॉन, है ना, 0 1, इस तरीके से। तो ये बताना है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव, तो ये एनर्जी कितनी होगी भाई, इस पूरे की एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी तुम्हारी एक्चुअली में बढ़ चुकी है ना, ये कुछ एनर्जी थी, इसमें एनर्जी दी, और ये तुम्हारी फाइनल एनर्जी हो गई थी। ये एनर्जी टोटल फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर दूं तो उतनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो फाइनल एनर्जी कितनी है भाई तुम्हारी, ये 12 C6, इसका कितना होगा एनर्जी, इसका मास दिया हुआ है 12 U, तो 12 U प्लस ये न्यूट्रॉन का मास कितना है भाई, न्यूट्रॉन का मास ये दिया हुआ है 1.008665, इतना मास इंटू C² माइनस इसकी एनर्जी कितनी है, सीधे सीधे 13 की ये लिखी है 13.003335 4 C²। तो अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 13.008665 -13.003335 4 C²। बस ये गंदी संदी कैलकुलेशन दिया रहता है इसमें, और कुछ नहीं बस। अब C² कॉमन ले लूँ तो अंदर मास डिफेक्ट आ जाएगा, ये कितना आएगा 13 पॉइंट, ये एक मिनट 13.008665। अच्छा, इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए यहीं पे लिख लिया करो यार, माइनस एक लाइन नीचे लिखा करो, बता रहा हूँ क्यों, 13.003354, तो यहीं के यहीं माइनस कर लोगे, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3। ये सब ट्रिक्स है यार, कोई ऐसे बताता नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी होंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं शो करना है वहां बैठ करके। 8 - 3 5 0 0, तो इतना आया तुम्हारा मास डिफेक्ट, है ना। इससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिखनी है, तो इसको मैं सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 931.5 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो, इसको भी जल्दी करने का एक तरीका है, एग्जैक्ट आंसर तो तुम्हें निकालना, बोर्ड एग्जाम थोड़ी भाई एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, तो इसको मैं लेट से नियरली 1000 बोल दूं, है ना। 1000 बोलूंगा तो बस 3 पॉइंट शिफ्ट करना, तो 5.3 से थोड़ा सा कम आना चाहिए आंसर, क्योंकि 1000 मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 931.5 था, तो 5.3 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो सीधे से दिख रहा है ये भी ऑप्शन नहीं है, और ये दोनों तो बहुत दूर है, सी ऑप्शन। हाँ, इसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन भी इस तरीके का दिया होता 4.9 और 4.7, तो तुम्हें जो है जरूर पूरा सॉल्व करना पड़ता, बट यहाँ पे दिख रहा है ना यार 5.3 तक कम चाहिए, तो ये तीनों सीधे सीधे तुम ऐसे रिजेक्ट कर सकते हो और आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारी कैलकुलेशन तेज हो जाती है और जल्दी से आंसर आ जाता है, और यही सब समय तुम बचा लोगे तो मैथ्स वगैरह में दे पाओगे। मैथ्स का पेपर देख ही रहे हो आजकल कैसा आ रहा है, उसमें अच्छा खासा टाइम चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यार देखो ट्रिकी क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इसका मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक है ना, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, ये बुक्स वगैरह में नहीं होता है। चलो, देखते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज तो दिख गई, सारे ही ऑप्शन में इसमें करेक्ट ऑप्शन बोलने ढूंढने को बोल रहा है, तो देखो सी 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 तो समझो, सी तो करेक्ट है ही है। चलो देखो, सी ऑप्शन तो सही है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होता है, तो वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा है, सही है, वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना वॉल्यूम उतनी ज्यादा वॉल्यूम एनर्जी। तो ये तो सही है एकदम। तो वॉल्यूम जो है तुम्हारा A3, जो बेसिकली A3 क्या है, इसी का वो होगा बेसिकली कांस्टेंट टाइप का, वही रेडियस टाइप का मान लो, है ना। तो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम, जो है पीवी जो है तुम्हारा, ये मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी यार, क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होना चाहिए, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, ये तो एकदम सही वैसे भी है। अब ये जो है सरफेस एनर्जी
पर न्यूक्लियन। पहली बात तुम देखो, सरफेस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होनी चाहिए। सरफेस एरिया लेट से मैं एस से डिनोट कर दे रहा हूँ, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर से, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा किससे? ए की पावर 1/3 से। तो आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा ए की पावर 2/3 से, और ये 2/3 है, तो ये तो चीज सही दिख रही थी। बट गड़बड़ कहाँ आ गई भाई, ये पर न्यूक्लियन नहीं होगी ना, बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, तो इसके साथ हमारा ये गलत हो गया। चलो सेकंड वाला, ये बी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो इस तरीके से, है ना। तो इसको ध्यान से देखो, जो सरफेस एनर्जी होती है, सॉरी ये बाइंडिंग एनर्जी जो तुम्हारी हो गई यहाँ पर, एनर्जी किस टाइप की होगी भाई? के Q1 Q2 बाई आर टाइप की होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी जैसी, है ना। तो ये जो एनर्जी है BC, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होनी चाहिए, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए की पावर 1/3, है ना। तो BC जो होगा तुम्हारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये हाँ, ए की पावर 1/3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन फिर से गलत है, तो ये भी गलत है, तो बी भी गलत हो गया, तो ये भी सारे गलत हो गए, तो सी और डी सही हो जाएंगे, बस यही है, ठीक है। तो यही चीज है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, ये शायद ना होता तुमसे एक बार में, तो ये थोड़ा सा उस टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यार वही सिमिलर मास डिफेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना अपने आप। इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका आएगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 हीलियम कंबाइन टू फॉर्म अ कार्बन न्यूक्लियस, द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन इज। तो ठीक है, इसमें क्या होगा? 3 हीलियम, ठीक है, हीलियम, 3 हीलियम कंबाइन हुए टू गिव अ कार्बन, है ना। तो ये जो कार्बन है, इसका मास कितना है भाई? 12 U। और इनका मास कितना होगा? 3 में इसका कितना है? 4.0026603 U, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ डेल्टा एम मास कम हो गया है, तो वो कितना है भाई? 12.0, पहले इसको लिख लो, ये टोटल कितना है? ये आएगा तुम्हारा 3 3 9 0, 3 6 18 का 8, यहाँ 1 3 2 6 1 7 का 1, ठीक है। 0 0 12.00780 -12, है ना। यू, इतना यू आएगा, कितना आएगा? 0.0078 U आएगा, है ना। ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? 0.0078 इंटू 931.5। ये कितना आएगा भाई? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो नियरली 727 टाइप का ये तुम्हारा आएगा, 727, बेसिकली 7.27 टाइप का आएगा, इस तरीके का। तो आंसर तुम्हारा इंटू 10 -2 है, तो आंसर तुम्हारा 727 हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, बहुत गंदी कैलकुलेशन है। तो इसी तरीके से ये लोग क्वेश्चन को टफ करने के लिए यही करते हैं, तो इसका आंसर 727 होगा, ठीक है। चलो। हम्म, चलो, ये भी सिमिलर टाइप का है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देख सकते हैं। तो न्यूक्लियस ए हैविंग Z इज इक्वल टू 17 एंड इक्वल नंबर ऑफ, अच्छा हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया यार, ठीक है, यही पे बता देता हूँ। एक चीज मैं भूल गया बताना, सेकंड, ठीक है, वो थ्योरी में मिस हो गई, तो चलो ऊपर थ्योरी में चल के बता देता हूँ, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के बाद। ठीक है, एक मिनट ऊपर चलो। ये मैंने तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी बताई थी ना, इसके बाद एक चीज रह गई थी, यहीं पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, और यहीं तुम्हें बता देता हूँ, 2 पेज ऐड कर देते हैं। ये इस क्वेश्चन में यूज आएगी, मैं ध्यान से आया था एकदम से, है ना। तो एक और चीज होती है तुम्हारी, अरे क्या हो रहा, हाँ, बाइंडिंग एनर्जी, वैसे ये ना भी बताता तो तुम नाम से ही समझ जाते, पर न्यूक्लियन, है ना, ठीक है। तो लेट से एक इस तरह का न्यूक्लियस था, ZA इस टाइप का, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ हाई, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, Δ m c² टाइप की आ रही थी, ठीक है, इस टाइप की आई, है ना। अब नाम समझ में आ रहा है, पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर मैं लिखना चाहूंगा, तो वो सिंपली हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, कितने हैं ये? ए, तो ये कितना हो जाएगा? Δ m c² बाई ए, है ना।
तो ये होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दिया बस कुल मिला के। और इससे एक टर्म आता है डेल्टा एम बाई ए इंटू सी स्क्वायर। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, इस डेल्टा एम बाई ए को हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो कहीं कहीं ये पैकिंग फ्रैक्शन टर्म भी यूज कर लेता है। ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या है तुम्हें पता होना चाहिए, बस यही है। ठीक है, ये बताना भूल गया था मैं सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो हम लोग कर रहे थे अभी। हाँ ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस ए हैविंग z इक्वल टू 17 एंड इक्वल नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज इतना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूज कर रहा है। तो z इक्वल टू 17 है, और ये बोल रहा है इक्वल नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, विच इम्प्लाइज ए कितना होगा इसका, 17 प्लस 17 यानी कि 34। ठीक है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दी हुई है, यहाँ पे लिख लेता हूँ आगे, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अनदर न्यूक्लियस बी है जिसका z है 12, 26 न्यूक्लियॉन्स है, और ए इक्वल टू 26 सीधे सीधे दे दिया है। और 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दी हुई है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस बताना है, तो पहले इसकी बाइंडिंग एनर्जी लिख लेते हैं। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, पर न्यूक्लियॉन है 1.2 इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है 34। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी तुम्हारी 40.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी लिख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ये फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की लिख रहे हैं। ये पर न्यूक्लियॉन है 1.8, टोटल न्यूक्लियॉन है 26। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल करके आएगी तुम्हारी 46.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका डिफरेंस देखोगे तो सिंपली दिख रहा है 40.8 है, 46.8 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 6 का, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर लिख सकते हो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन। बस ये इतना सिंपल था। पर ये न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन वाला मैं बताना भूल गया था उस समय। चलो ठीक है, ये भी हो गया। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन टाइप वाइज रखे हैं कि कुछ मिस भी हो जाएगा तो यहाँ याद आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट के लिए, फिर क्यू वैल्यू वाले क्वेश्चन करेंगे। एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ फिजन यूज हो गया तो ये मत सोचना कि न्यूक्लियर फिजन नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकते। क्वेश्चन को एक बार देखना, हो सकता है हो ही जाए, थियोरेटिकल क्वेश्चन थोड़ी है। एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस इज इतना। ठीक है, एनर्जी रिलीज इफ ऑल द एटम्स ऑफ दिस अंडरगो फिजन। ठीक है, तो पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस दिस कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है भाई, 200। यानी कि एक फिजन में, यानी कि एक न्यूक्लियस के फिजन में, है ना, एक न्यूक्लियस के फिजन में एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिलीज इफ ऑल द एटम्स ऑफ 120 ग्राम, मतलब 120 ग्राम में जितने एटम्स हैं उन सबका फिजन कर दें। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे भाई। नंबर ऑफ एटम्स इन 120 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सीधे सीधे दिख रहा है 240 है, तो 120 अपॉन 240, ये तो होगा तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स, एन। ठीक है, बेसिकली दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो होगा तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स, हमने लिख लिए। फिर एक मोल में कितने एटम होंगे भाई, इंटू एन ए नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और सॉरी हाँ, एक हर एटम एक न्यूक्लियस होगा, और एक न्यूक्लियस के फिजन में कितनी एनर्जी लग रही है, 200। तो इतने नंबर ऑफ एटम जो ये हैं, मोल्स इंटू एन ए, इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इनके फिजन में कितनी एनर्जी लगेगी, इंटू 200, ये टोटल एनर्जी हो गई। बस यही करना है। तो 120/240, तो 1/2 लिख देता हूँ इसको। एन ए की वैल्यू लिखता हूँ 6 × 10⁻23, और इंटू 200, ये हो गया। तो यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए, टोटल एनर्जी। तो अब ये देख भी सकते हो कि ये 10⁻25 इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100। 6 × 10⁻25 दिख रहा है, तो 6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही यहाँ पे बोला है, तो 6 आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल था भाई ये। चलो, अब इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसके आगे देख सकते हो 11 12 13 14 15 16 17 17 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अब हम क्यू वैल्यूज वाले क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद। और ये यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी वो सिमिलर क्वेश्चन है तो उनको तुम होमवर्क में कर लेना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ, फिर वही फ्यूजन लेके डरना मत, क्वेश्चन देखना पहले। फ्यूजन ऑफ 2 kg of hydrogen deep in sun is EH, and energy release in fission of 2 kg of uranium is EU। EH upon U is approximately। चलो ठीक है, पहले EH देखते हैं। 2 kg of hydrogen deep in sun, ठीक है, ये हो गया। फ्यूजन ऑफ रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन ये दी हुई है ना, तो ये दिख रहा है। तो देखो फ्यूजन, फ्यूजन के लिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन पूरी तो दे दी, फ्यूजन रिएक्शन थोड़ी लिखने को तुमसे बोल रहा है, वो यही दे दी। फ्यूजन रिएक्शन ये दी है, ये वाली।
तो यहाँ तुम देख सकते हो 4 मोल्स हाइड्रोजन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है भाई, के फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी होगी, सिंपली यूनिटरी मेथड है भाई, 26.7/4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 kg हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी होगी भाई, जो कि तुम्हारी EH है, वो कितनी होगी। 2 kg मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे इसमें, मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे, या एक मिनट सॉरी, ये 4 मोल्स, हाँ ठीक है। देखो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। हाँ सही तो है। तो 4 मोल्स हाइड्रोजन के लिए इतना, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए इतना, तो अभी हमारे पास मोल कितने हो गए भाई। वेट हो गया 2000 ग्राम, केजी में नहीं, वेट इन ग्राम लेंगे। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया 1 इंटू दिस वैल्यू 26.7 अपॉन 4, मतलब पर मोल वाली, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। और इसको अगर मैं सीधे सीधे देखो, अपना आंसर जो दे रहा है, ठीक है यही है, कंफर्म, तो ये हो गया 2 kg हाइड्रोजन का। अब हम आते हैं, अ, ये EH क्या था, एनर्जी रिलीज इन द फिजन ऑफ 2 kg ऑफ यूरेनियम, ठीक है। EH देखते हैं अब, है ना, यूरेनियम की बात करते हैं, ग्रीन कलर से लिखता हूँ। तो देखो यहाँ लिख रहा है कि पर फिजन जो एनर्जी होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो 2 kg यूरेनियम के लिए कितनी एनर्जी होगी, ये सॉरी बेसिकली ये EH था, अब EU की बात कर रहे हैं। तो वो कितनी होगी 2 kg में, मतलब मोल्स कितने होंगे पहले तो 2000, इसका वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट यूरेनियम का 235 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, इसके आगे हट गया, ये हो गया तुम्हारे, ये हो गए तुम्हारे मोल्स, ठीक है। और एक मोल में कितने पार्टिकल, इंटू Na, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड करेंगे, ठीक है। इनटू करेंगे Na के बाद, ये हो गया, ये हो गया। और एक पार्टिकल में तुम्हारी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगी। तो EH आ गया, EU आ गया, सिंपली इन दोनों को कैलकुलेट करके EH अपॉन EU करना है, वही अपना आंसर होगा, बस कैलकुलेशन गंदी है, बाकी तो ठीक ही है। और ये जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा 7.62, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन है तो तुम कर ही लोगे इसके बाद, ठीक है। यार इसमें एक गलती हो गई थी, ठीक है, जरा ध्यान दे देना। ये एक्चुअली में जो ये 4 मोल हाइड्रोजन का नहीं है, ये 4 हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है। 1 हाइड्रोजन के लिए ये होगा। तो यहाँ पर हमें ये 1 हाइड्रोजन की वैल्यू, ना कि ये क्या कहते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो ये 4 हाइड्रोजन के लिए ये थी और 1 हाइड्रोजन के लिए ये है। तो इसको अगर तुम लिखोगे तो यहाँ पर इंटू एक Na का फैक्टर और आएगा, ठीक है। यानी कि वही ये Na की वैल्यू, यानी कि ये लिख लेना। फिर जो है तुम EH अपॉन यू करोगे तो तुम्हारा आंसर ये 7.8 के आसपास आता है, तो आंसर तुम्हारा 7.62 नियरेस्ट है, तो वो कर लेना, ठीक है, यही है। और कोई इसमें दिक्कत हो तो बताना फिर से यार, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बाकी अभी मैंने देख लिया, मेरे को यही गड़बड़ लग रही है कि Na पहले हमने नहीं कंसिडर किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यार इनके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं बेकार से, मतलब कॉन्सेप्ट तो कुछ, कॉन्सेप्ट का नाम कुछ नहीं है, बट ये कैलकुलेशन है, फंसा देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ हाइपोथेटिकल फिजन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, इन हाइपोथेटिकल फिजन रिएक्शन द आइडेंटिटी ऑफ एमिटेड पार्टिकल, अब इसको कैसे करोगे भाई, कोई कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो 56, जो मैंने बोला था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये देखो 56 और 36, कितने प्रोटॉन हुए ये भाई, 92। और ये भी 92 है, तो इसके पास जो R बनेगा, इसके पास कोई प्रोटॉन होगा नहीं। इसके पास कितने टोटल मास नंबर अगर देखें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उनको कंजर्व कर दो तो भी काम हो जाएगा। ये है 236, ये है 141, ये है 92, 141 प्लस 92 करूंगा, ये हो जाएगा 233। तो अब इसमें कितने होने चाहिए, 3 और होने चाहिए, और 3 पार्टिकल भी हैं। तो 3 टोटल प्लस 3 हमें और चाहिए, और 3 पार्टिकल, हर पार्टिकल में एक एक हो, तो 1 हो गया ये बेसिकली, ये होगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो 0 1 इस तरह का पार्टिकल कौन होता है जिसका मास नंबर 1 होता है और एटॉमिक नंबर 0, तो वो न्यूट्रॉन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं तुम्हें बोला था ना एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बीच में आएगा, वो है ये, कि फिजन का अगर तुम्हें रिएक्शन याद हो तो ये देखो, न्यूक्लियर फ्रैगमेंट, न्यूक्लियर फिजन ऑफ न्यूट्रॉन विद यूरेनियम, ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, मेरे तो IIT के एग्जाम में आई थी, मैं वहां भी रट के नहीं गया था क्योंकि मेरे को बहुत गंदा लगता है ये। और मेरे को सीधे सीधे, मतलब सीधे फ्री के नंबर थे वहां पे, 2 नंबर फ्री के मिल रहे थे, मैंने वो भी याद नहीं था मेरे को, तो मैंने छोड़ दिया था। यहाँ तो फिर भी तुम्हारा ऑप्शन है, वहाँ ऑप्शन नहीं थे। वहां पे शायद इनमें से कोई एक फिल करना था, कुछ तो था, मतलब कुछ ऐसा था ये याद ना हो, मतलब पूरी रिएक्शन ही थी शायद, वरना मैं तो जुगाड़ से कर ही लेता। तो इसका आंसर डी है, अगर तुम्हें याद ना हो तो तुम ऐसे देख सकते हो, अदरवाइज यही है, ठीक है।
चलो, बाकी इसको कभी जोड़ तोड़ से एक बार ट्राई करना यार, देखना कि कहीं ये मास नंबर और ये कंजर्व करके भी ये बन रहा था क्या, नहीं तो आंसर ये रटी होनी चाहिए, वैसे तो डी ऑप्शन ही होता है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन a nuclear fission reaction of an isotope of mass f, similar daughter nuclei of masses are formed, ठीक है। एक तुम्हारे पास लेट से कोई न्यूक्लियस था, उसको मैंने नाम बोल दिया लेट से पी। इसका हमने फिजन कराया तो थ्री सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई विद सेम मास आर फॉर्म, तो थ्री डॉटर न्यूक्लियाई लेट से एक्स वाई जेड बने। इनका मास लेट से एम था, या एम बाई थ्री बोल देता हूँ, एम बाई थ्री एम बाई थ्री एम बाई थ्री इनका मास हो गए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा एम हुआ मास का डिफरेंस, ठीक है। तो जो डेल्टा एम चेंज इन मास एनर्जी है ना, वो किस में जाएगा, इन तीनों के काइनेटिक एनर्जी के सम में। तो इसका लिखूंगा 1/2 m/3 सी स्क्वायर, फिर इसका भी वही सेम होगा और इसका भी वही सेम होगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, थ्री और थ्री ये हो जाएगा 3 × 1/2 m/3 सी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा m/2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एम, सॉरी सी स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं, वी स्क्वायर ना, इनकी वेलोसिटी वी में, कॉमन वेलोसिटी, सबकी सेम वेलोसिटी पर वो लाइट की स्पीड के बराबर थोड़ी, ये थोड़ा लिखा है, तो वी स्क्वायर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इन जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो वी की वैल्यू आ जाएगी रूट, सॉरी सी इंटू में रूट 2 डेल्टा एम बाई कैपिटल एम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एम बाई थ्री क्यों किया है पता है, इसका भी रीजन देख लो कि एम जो है इसका मास था शुरू वाले का, तो ये तीनों बराबर में डिवाइड होंगे ना, एम बाई थ्री इस तरीके से ये किया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सप्लोसिव इन हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ मिक्सचर ऑफ दिस इन सब कंडेंस फॉर्म, द चेन रिएक्शन जो ये दोनों हो रही हैं, तो एनर्जी एक्सप्लोजन कितनी रिलीज होगी ये देखनी है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मास डिफेक्ट है ना, वो हो जाएगा कितना, ये 6 Li का मास है ना, मैं Li लिख रहा हूँ, एम ऑफ Li प्लस एम ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। बेसिकली एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा मैं जल्दी कराता हूँ वरना बहुत लंबा जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो मास डिफेक्ट होगा वो इसका मास माइनस इसका मास होगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ये दोनों रिएक्शन हो रही है, पहले नेट रिएक्शन लिख लेते हैं इन दोनों को लिख करके, तो उससे जल्दी हो जाएगा। नेट रिएक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन क्या बनेगी, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले तो बनेगी Li6 3 प्लस ये देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इधर देखोगे तो ये ट्रिटियम ट्रिटियम कैंसिल आउट देख रहे हो सेम, ठीक है। और बस यही है, ठीक है। तो अब बनेगा प्लस 1H2 2He4, और ये कितने बन रहे हैं, दो बनेंगे, ध्यान से देखो तो, ठीक है। तो ये हो गया नेट रिएक्शन। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज कितनी होगी, वो बेसिकली क्यू वैल्यू के बराबर, तो वो कितना होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट सी स्क्वायर। तो इसका रिएक्टेंट का कितना मास है भाई, पहले लिथियम का लेंगे तो लिखेंगे 6, यहाँ नीचे लिख देता हूँ यार थोड़ा, ठीक है, यहाँ से। तो लिथियम का कितना होगा, ये वाला 6.01690, ठीक है। प्लस एक और रिएक्टेंट है 1H2, तो 1H2 का मास ये है 2.01471, माइनस ये दो हैं तो दो यहाँ पे 2 लगा देंगे, और फिर इसका मास कितना है हीलियम का 4.00388, और इसके आगे एक सी स्क्वायर और लगेगा, ठीक है, वो वही मास डिफेक्ट कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये वाला आएगा तुम्हारा, सॉल्व ये ऐड करके 8 कितना आ रहा है, जोड़ते हैं भाई इसको, मेरे को 1 9 7 16 का 6 यहाँ, 1 6 4 10 में 1 यहाँ 1, ये आ जाएगा शायद, है ना। इसका कितना आएगा ये आएगा तुम्हारा 8 × 16 1 16 7 7 यहाँ 1 2 6 1 7 0 0
ठीक है, सी स्क्वायर इसको कैलकुलेट करोगे तो 11, इसको मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। 8.00776, ठीक है। 11 में 6 गया 5, फिर 5 बचेगा, 15 में से 7 गया 8, 10 में से 7 गया 3, 2, 2, 0, ये आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सही किया है मैंने। ये सॉरी 11 में 6 5 है ना, थोड़ा गलत हो गया। ये इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दूंगा, इतना आंसर होगा। तो इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो एनर्जी तुम्हारी निकल करके आएगी, जब ये मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लिकेशन बच रहा है 22.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे भी दिख रहा है भाई, मैं फिर से वही ट्रिक बोलूंगा, इसको नियरली 1000 मानो, ठीक है। नियरली 1000 मानो, 1000 मानो को 3 कर ले, और 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बस यही। ठीक है, बाकी सॉल्व करना तुम्हारी मर्जी से, सॉल्व कर लो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन देख सकते हो। तो केपी का हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था, उस हिसाब से केपी तुम्हारा मिनिमम केपी की वैल्यू हो सकती है 1+m/m इंटू कैपिटल इंटू क्यू। यानी कि केपी खुद केपी की मिनिमम वैल्यू ही क्यू से ज्यादा होगी, तो केपी क्यू से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो क्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे जो हो, केपी क्यू से ज्यादा है, तो इसलिए तुम्हारा केपी प्लस क्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो डी ऑप्शन सही है। बेसिकली केपी मॉड क्यू से ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना, तो इसलिए केपी प्लस क्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A nucleus with mass number 184 initially at rest, ठीक है, emits अल्फा पार्टिकल। एक न्यूक्लियस है एक्स टाइप का, मास नंबर है इसका 184, ये रेस्ट पे था, फिर ये अल्फा पार्टिकल निकालता है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इफ द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज दिस, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो बस अल्फा ही निकाला है, प्लस ये कुछ और निकालेगा जो भी है अपना, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, है ना, दैट इज सिंपली, एक मिनट, यहाँ से जो तुम्हारा नया न्यूक्लियस बनेगा वाई, ठीक है, अल्फा का ये 4 होगा, ठीक है, ये 180 हो जाएगा इस तरीके का मास नंबर, ठीक है। तो अब बेसिकली जो तुम्हारा क्यू वैल्यू है वो तो मास डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये हो गया, और काइनेटिक इसका कुछ के अल्फा होगा, इसका लेट से कुछ के वाई होगा, ठीक है। और ये इन दोनों का सम के अल्फा प्लस के वाई तुम्हारा क्यू वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। चलो, अब ये के अल्फा और के वाई में कुछ रिलेशन लाना है, ठीक है। तो अब ये देखो, ध्यान देना, ये वाली बात ये अल्फा और वाई हम मान के चलते हैं कि एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अल्फा और वाई जैसे जा रहे हैं, तो अगर वाई ऐसे जा रहा है, एक मिनट, वाई ऐसे जा रहा है, तो अल्फा ऐसे जा रहा है, तो इसकी जो इसका मोमेंटम होगा पी, इसका जो मोमेंटम होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, ताकि नेट मोमेंटम जीरो हो, क्योंकि ये भी जो है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व करना है, ये तो इनिशियल जीरो ही था, तो इस तरीके से। तो हम ध्यान से देखें, तो के का काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है जो हमने अभी पिछली बार पढ़ा था, डी ब्लॉक डी पढ़ते हुए, p² by 2m, ठीक है। तो अगर मैं के अल्फा बाई के वाई करता हूँ, है ना, तो मोमेंटम दोनों का, क्योंकि देखो इसका ये प्लस भी होगा, इसका माइनस भी होगा, अगर मैं इधर प्लस मान लूँ तो, ठीक है, प्लस पी माइनस भी, लेकिन पी स्क्वायर सेम होगा, तो ये हो जाएगा p², एक मिनट रुको यार, हाँ, p² by 2m अल्फा अपॉन p² by 2my, ठीक है। तो बेसिकली ये my/m अल्फा बचेगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा, तो my कितना है 180, एम अल्फा कितना है भाई 4, ये कितना आएगा 180/4, यानी कि 90/2, यानी कि 45, तो ये 45 आ जाएगा। तो जो तुम्हारा के अल्फा है वो हो जाएगा 45 टाइम्स ऑफ के वाई, है ना। एक मिनट, कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, सही लिखा है, चलो ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो के वाई की वैल्यू मैं ले सकता हूँ के अल्फा बाई 45, है ना, इसको यहाँ रखूंगा, ठीक है। तो के अल्फा प्लस के अल्फा बाई 45 इज इक्वल टू 5.5, तो के अल्फा इंटू 46/45, ये वन, ये के अल्फा कॉमन लिया, बेसिकली दो स्टेप कर दिया, 5.5, तो यहाँ से के अल्फा की वैल्यू आएगी 5.5 इंटू 45/46, और इसको सॉल्व करोगे तो ये नियरली 5.38 आएगा। वैसे भी दिख रहा था कि 5.5 से थोड़ा सा ही कम आना चाहिए, तो ये तो इन दोनों में डाउट होता, वैसे ये तो नहीं होते दोनों, ठीक है, तो यही है 5.38, यही है, कैलकुलेशन कराता है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट मासेस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ये दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी प्रोसेस है जो कि मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन से अलग होगी। पहला, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम बना रहा है, न्यूट्रॉन 01 प्लस न्यूट्रॉन 01, ये बना दे ड्यूटेरियम, यानी कि H12। हो ही नहीं सकता, एटॉमिक नंबर कहाँ से ले आए, 001 तो हो ही नहीं सकता, कंजर्व भी नहीं है। तो इसमें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ही कंजर्व नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड वाला, न्यूट्रॉन 01 प्लस प्रोटॉन 11 गिव्स ड्यूटेरियम 12। ठीक है, ये तो सारी चीजें कंजर्व है, प्लस गामा। अब अगर तुम देखोगे न्यूट्रॉन का मास कितना है भाई, 1.0087, प्रोटॉन का कितना है 1.0072, 1.0087, 1.0072, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल रिएक्टेंट मास निकल आएगा, कितना होगा 9, 8 7 15, ये 2.0159, तो ये आ जाएगा 2.0159। और ये ड्यूटेरियम का कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कहाँ गया, इक्वल ड्यूटेरॉन, तो ड्यूटेरॉन का मास दिया होगा ना यहाँ पे, ये रहा 2.0141, 2.0141। तो ये इससे ज्यादा है, तो ये रिएक्शन हो सकती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी सी और डी चेक कर लेना, वो भी फिजिबल नहीं होंगे कहीं ना कहीं से। तो यही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई साहब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कराता हूँ, जो कि तुम्हारे टाइप वाइज से सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर तुम्हारा होमवर्क। इन अ रिएक्टर 2 kg of this fuel is used up in 30 days. Energy released per fission is 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गिवन दैट एवोगैड्रो नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, एनर्जी रिलीज पर फिजन दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, तो पावर आउटपुट पूछ रहा है, तो पावर क्या होगा, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम। तो ये जो टोटल टाइम है तो तुम्हें दिख ही रहा है ना, कितने दिन में 30 डेज, तो टोटल 30 डेज, एक डेज में कितने घंटे, 24, 24 घंटे में कितने, सॉरी, फिर एक घंटे में कितने मिनट, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60। ये हो गया तुम्हारा सेकंड में टाइम। ठीक है, और वॉट वगैरह में चाहिए तो सेकंड आ गया। आप ऊपर मेगावाट चाहिए तो मेगा जूल ऊपर चाहिए हमें। ठीक है, तो एनर्जी देखते हैं कितनी हुई। तो देखो, उसके लिए क्या करेंगे, एक फिजन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर ऑफ फिजन्स कितने होंगे, तो वो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं भाई, 2 kg, यानी कि 2000 इसका वेट हो गया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई, यहाँ पर दिया होगा 235, ये इंटू Na से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये दिया हुआ है 6.023 इंटू 10 to the power 26। तो ये होगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और एक एटम के फिजन में 200 हमारा होता है, ये तुमने लिख ही दिया था पहले ही। ठीक है, और ये था कितना, ये पूरी चीज जो आई। ठीक है, हाँ, एक मिनट, सॉरी, ये सही है एकदम। तो ये हो गया नंबर ऑफ फिजन्स राइट वाला ब्रैकेट के अंदर, और एक फिजन की एनर्जी 200, तो ये हो गया, ये आएगी एनर्जी किसमें तुम्हारी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं मेगा जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो बस सिंपली मुझे 1.6 इंटू 10 to the power -19 से और मल्टीप्लाई करना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 मेगा जूल। ठीक है, तो ये मेगा जूल में एनर्जी आ गई। इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे, तो ये निकल करके आएगी 10252 इंटू 10 to the power 4 मेगा जूल, अपॉन, अब पावर लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये ऊपर एनर्जी आ गई, ये वाली ई, और टाइम ये लिखा है 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया सेकेंड्स, है ना। तो मेगा जूल पर सेकंड, यानी कि ये मेगा वॉट में आएगा। इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर तुम्हारा 60 मेगावाट, ये 62 पॉइंट समथिंग आता है, बेसिकली 62 पॉइंट समथिंग। तो 60 मेगावाट इसमें क्लोजेस्ट आंसर है, तो वही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भाई, है ना, थक गए यार अब। क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट्स इन सच अ वे, रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइजेस इज दिस ना। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R0 A1 की पावर 1/3 अपॉन R0 A2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3। तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड क्यूबिंग कर दूं, क्यूब कर दूं दोनों साइड, इधर मैं लिख सकता हूँ R0 कैंसिल आउट, तो A1/A2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स दिस। ठीक है, तो A1 ऑफ ये हो गया, यानी कि M1/M2 का रेशियो हो जाएगा 1:2, है ना। और M1V1 इक्वल टू M2V2 होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, P मोमेंटम कंजर्वेशन कराया है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि V1/V2 इज इक्वल टू M2/M1, और M1/M2 अगर 1/2 था, तो M2/M1 2/1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2:1।
ऐसा दिख रहा है एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एन इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख दोगे। सिंपल। ये रेशियो प्रोपोर्शन खिलवाता है। तो यही है भाई। अब इसी से रिलेटेड तुम्हारे बचे कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं, ये सारे तुम्हें अपने आप ट्राई करना है, तुम्हारा होमवर्क है ये। ठीक है, तो तुम्हारे 5 साल के रिवाइज डन हो जाएंगे। ये 18-19 क्वेश्चन है, ये कर लेना। उसके बाद इस पीडीएफ में एंड में ये थोड़े से 10 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, ये जो मैंने तुम्हें कहा था कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन अलग अलग इधर से थियोरेटिकल वाले कुछ आ जाते हैं, जैसे रदरफोर्ड वगैरह के जो सेकंड पार्ट में भी हमने करे ना मॉडर्न फिजिक्स के, उसके भी मिला करके हैं, रदरफोर्ड थॉमसन, उससे कुछ आ गया तो वो, ये 10-11 क्वेश्चन है, इसको अपने आप तुम्हें मन हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इसी के साथ तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स खत्म होता है और 10% फिजिक्स तुम्हारी जेई मेन के लिए एकदम रेडी हो जाती है। अब एग्जाम रेडी हो तुम, अगर तुमने लेक्चर अच्छे से देखे हैं और तुमने इसके साथ क्वेश्चन ये 5 साल के जो होमवर्क दिए वो भी सॉल्व कर लिए हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली हमारा थर्मोडायनेमिक्स होगा। ठीक है, और उसका वीडियो भी तुम्हारे पास 1-2 दिन में आ ही जाएगा। और थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसे ही 2 पार्ट के आसपास होंगे मेरे ख्याल, 2 या 3 पार्ट, क्योंकि उसमें भी 3 है, केटीजी, कैलोरीमेट्री और एक तुम्हारा रिएक्शन वाला पार्ट। तो और वो इंजन विंजन वाला पार्ट तो हट ही चुका है, शायद 2 या 3 लेक्चर उसमें भी होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सब चैप्टर में कोशिश करूंगा एक एक वीडियो में खत्म करूँ। ठीक है, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, इनको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अलग अलग 3 वीडियोस में, वरना मॉडर्न फिजिक्स भी मैं एक वीडियो बना सकता था, पर तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता वो, तो इस हिसाब से मैंने सोचा। और तुम्हारा थर्मल फिजिक्स पूरा, थर्मोडायनेमिक्स भी 8-9% की वेटेज रखता है, सेकंड हाईएस्ट वेटेज उसी की है, तो अब नेक्स्ट वही करेंगे। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।